आज हम बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र के जो प्रथम इकाई का टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। प्रथम इकाई के टॉपिक के रूप में आज हम पढ़ रहे हैं मनु। भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में मनु की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है और मनु ने बहुत सारे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनु ने जो विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं उनमें से आज हम राजा के आवश्यक गुणों के बारे में जो मनु ने बताया है, इसके साथ साथ राज्य राजनीतिक व्यवस्था में राजा की स्थिति क्या है और इसके साथ साथ राजा का कार्य क्या है या राजा का कार्य क्षेत्र क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजा के आवश्यक गुणों की। मनु कहते हैं कि राजा को प्रजा की रक्षा तथा कल्याण करने का गुण धारण करना चाहिए, यानी राजा के अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सके और इसके साथ साथ प्रजा का कल्याण भी वो कर सके। राजा विद्वान होना चाहिए, यानी बहुत अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, उसे पढ़ाई लिखाई की भी होनी चाहिए, वो मूर्ख नहीं होना चाहिए। आगे मनु कहते हैं उसे जितेंद्रिय होना चाहिए, यानी उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वो नियंत्रक हो अपनी इंद्रियों का, जितेंद्रिय हो, संयमी हो, एक तरह से राजा न्यायी हो, न्याय करने वाला होना चाहिए, अन्यायी नहीं होना चाहिए। और उसके आवश्यक गुणों में विनम्रता को भी मनु ने शामिल किया है। राजा विनम्र होना चाहिए और इसके साथ साथ वो प्रजा में लोकप्रिय भी होना चाहिए। जिसको प्रजा पसंद नहीं करती है, ऐसा यदि राजा होगा तो वो हो सकता है कि लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए या शासन निर्बाध रूप से नहीं कर पाए, समय समय पर उसे चुनौतियां प्राप्त होती रहती हैं। आगे मनु कहते हैं कि राजा को दंड नीति का ज्ञान होना चाहिए, तर्क विद्या का और ब्रह्म विद्या का भी ज्ञान होना चाहिए। राजा को राजकाज का संचालन करने के लिए इन सभी विद्याओं की आवश्यकता पड़ती है समय समय पर। यदि वो स्वयं इनके बारे में जानता होगा तो भली प्रकार शासन राजकार्य कर पाएगा। वाणिज्य, व्यवसाय तथा धन प्राप्ति की विद्या का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि वाणिज्य और व्यवसाय प्रजा करती है, तो ऐसे में राजा को जानकारी होनी चाहिए कि वाणिज्य व्यवसाय कैसे किया जाता है और वाणिज्य व्यवसाय में क्या क्या समस्याएं आती है, उन समस्याओं का वो समाधान कर सके। और इसके साथ साथ धन प्राप्ति की विद्या की उसे जानकारी यदि होगी तो वो अपने राजकोष को भली भांति भर सकेगा, राजस्व की प्राप्ति भी कर सकेगा। इसके साथ साथ राजा के आवश्यक गुणों में मनु ये मानते हैं कि उसे बूढ़ों का, वृद्धों का सम्मान करने वाला होना चाहिए और वेदों का श्रवण भी उसे करना चाहिए, यानी जो भी राज्य में वृद्ध व्यक्ति हैं उनका सम्मान वो करे, किसी बूढ़े व्यक्ति का अपमान नहीं करे, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति के पास अनुभव होता है। राजा को उनका सम्मान करना चाहिए और वेदों का श्रवण भी करना चाहिए। हमारे 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन चारों वेदों का समय समय पर राजा को श्रवण करना चाहिए ताकि वेदों के अंदर जो ज्ञान का भंडार है, राजा को उस ज्ञान की जानकारी भी हो सके। तो ये थे राजा के आवश्यक गुण जो मनु ने बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि राज्य और राजनीतिक व्यवस्था में राजा की क्या स्थिति मनु ने बताई है। राज्य और राजनीतिक व्यवस्था में राजा की क्या स्थिति बताई है, तो मनु कहते हैं कि राजा सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि से समन्वित एक विशिष्ट देवता, यानी राजा में इन सभी देवताओं का अंश है। इसलिए राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक विशिष्ट देवता है। विभिन्न देवताओं के अंश उसके अंदर है। ये तो हम सभी जानते हैं कि राजा को ईश्वर ने बनाया है और राजा जो यहाँ प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। मनु के अनुसार वो सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि से समन्वित है, तो वो एक विशिष्ट देवता है। राजा के स्थिति के बारे में मनु की जो बात कही हुई है, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। मनु कहते हैं, ईश्वर द्वारा उत्पन्न ऐसा राजा भले ही बालक हो, लेकिन उसे मर्त्य प्राणी समझकर उसकी अवज्ञा या अपमान नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि राजा को ईश्वर ने बनाया है और ऐसा राजा यदि बालक है, छोटी अवस्था का है, तब भी हम ये न माने कि वो तो हमारे समान मर्त्य प्राणी है, जैसे हम पैदा होते हैं मरते हैं वैसे ही वो भी एक दिन मर जाएगा। नहीं, वो विशिष्ट देवता है तो हमें उसकी अवज्ञा या अपमान नहीं करना चाहिए।
और इसके साथ साथ राजा अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए जो विविध रूप धारण करता है, इसलिए भूल से भी राजा का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। यानी हम कभी भी जानबूझ करके या भूल से भी राजा की अवज्ञा नहीं करें, उसके आदेशों की अवहेलना नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए विविध रूप धारण करता है, इसलिए हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। धर्म के अनुकूल राजा जो भी व्यवस्थाएं निश्चित करे, उनका कभी भी अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। इसमें मनु स्वयं इस बात की व्याख्या कर रहे हैं, विशेष जोर दे रहे हैं कि राजा धर्म के अनुकूल जो भी व्यवस्थाएं निश्चित करे, यानी राजा को भी धर्मानुकूल आचरण करना होगा, और ऐसे में जो भी व्यवस्था वो निश्चित करता है उनका कभी भी प्रजा के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही प्रजा को अनिवार्य रूप से शासक की इच्छाओं का पालन करना चाहिए। यानी राजा की जो भी आज्ञा है, राजा का जो भी आदेश है, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा जो है वो ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होती है। यानी उसकी इच्छा कोई एक सामान्य व्यक्ति की इच्छा नहीं है, वो ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होती है। इसलिए हमें क्या करना है? अनिवार्य रूप से शासक की इच्छाओं का पालन करना है। तो ये मनु ने जो विचार व्यक्त किए हैं, किसके बारे में? राज्य और राजनीतिक व्यवस्था में राजा की स्थिति के बारे में, उनको हमने स्पष्ट किया। मित्रों, अब हम स्पष्ट करेंगे कि राजा का कार्य क्या बताया है मनु ने, या उसका कार्य क्षेत्र क्या बताया है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि मनु ने राजा के 7 कार्य बताए हैं, या उसके कार्य क्षेत्र को 7 भागों में बांटा है। राजा के कार्यों में पहला है प्रजा रक्षण, दूसरा है प्रजा पालन या लोक कल्याण, तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह, चौथा है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण, पांचवा कार्य है सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह, छठा कार्य है न्याय की व्यवस्था, और 7वां कार्य मनु ने बताया है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। इस प्रकार ये 7 कार्य मनु राजा के बताते हैं। अब हम थोड़ा विस्तार से इनको देखें। पहला कार्य मनु ने बताया है प्रजा रक्षण। प्रजा रक्षण में मनु कहते हैं कि राजा को आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूप से प्रजा की रक्षा करनी है। यानी आंतरिक शांति और व्यवस्था बनी रहे, इसकी व्यवस्था भी करनी है, और कहीं बाह्य आक्रमण न हो जाए, या बाह्य आक्रमण हो जाए तो फिर उसमें सुरक्षा करना, जनता की, प्रजा की रक्षा करना, ये राजा का पहला कार्य है। मनु कहते हैं कि राजा को आवश्यकता अनुसार दंड का प्रयोग करना चाहिए। यदि वो आंतरिक शांति और व्यवस्था की स्थापना करने के लिए दंड का प्रयोग करता है, तो आवश्यकता अनुसार वो दंड का प्रयोग करे, और इस बात का ध्यान रखे कि यदि बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करनी है, युद्ध करना है, तो पहली बात तो युद्ध से बचना चाहिए, युद्ध से सुरक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात तो मनु कहते हैं कि यदि युद्ध करना भी पड़े तो कोशिश की जानी चाहिए, न्यूनतम हानि होनी चाहिए, कभी भी हानि ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा कार्य है प्रजा पालन या लोक कल्याण। राजा को समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। प्रजा सुखी है या दुखी है, कहीं कोई शोषण तो नहीं हो रहा, कहीं कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा, इस बात की जानकारी राजा को समय समय पर प्राप्त करता रहना चाहिए। इसके साथ साथ उसे दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। जो भी असहाय है, जो भी पीड़ित है, उनकी सहायता करना राजा का कर्तव्य है, और उसे दान देना चाहिए, विशेषकर ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। मनु ये भी कहते हैं कि जो असहाय स्त्रियां हैं, राज्य में असहाय हैं स्त्रियां, उनकी सहायता भी राजा को करनी चाहिए, ताकि उनकी रक्षा की जा सके, उनकी प्राण रक्षा हो सके, उनकी जीवन रक्षा हो सके। और इसके साथ साथ मनु ये भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गुम हो गया है, तो ऐसे गुमशुदा व्यक्ति की संपत्ति को भी राजा जब्त कर सकता है। तो ये है प्रजा पालन या लोक कल्याण, जो राजा का दूसरा कार्य मनु ने बताया है। तीसरे कार्य के रूप में मनु कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। राजा को प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह करना होता है। इसके लिए मनु कहते हैं उसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। इसमें मनु विशेष जोर देते हैं इस बात पर कि जो भी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, तो ध्यान रखा जाना चाहिए कि योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, ईमानदार हो, बेईमान न हो, भ्रष्टाचारी न हो, और यदि कोई ऐसा हो या ऐसा कार्य करे, भ्रष्टाचार करे, तो उसे हटा दिया जाना चाहिए और उचित दंड भी उसे दिया जाना चाहिए।
तो अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करना और इस बात का ध्यान रखना कि वो योग्य हों और ईमानदारी और लगन से काम करें, और यदि कहीं भी वो गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर राजा को उसका पता चल जाना चाहिए, राजा को उसकी जानकारी हो जानी चाहिए और उसको पद से हटा दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मनु ये भी कहते हैं कि राजा को गुप्तचर सेवा नियुक्त करनी चाहिए। किसी भी राजा को कुछ गुप्त बातों की भी जानकारी लेनी चाहिए, ऐसी बातें जो सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो गुप्तचर होंगे तो वो उन बातों का पता लगाएंगे। वो राज्य के अंदर भी सक्रिय रह सकते हैं, राज्य के बाहर भी रह सकते हैं। दुश्मन क्या तैयारियां कर रहा है, क्या नीतियां रणनीतियां बना रहा है, कूटनीति कर रहा है, ये सारी जानकारी गुप्तचर राजा को दे सकते हैं। तो एक अच्छा गुप्तचरों का जाल जो है राजा के पास होना चाहिए, अच्छी संख्या में वो होने चाहिए और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही इंटेलिजेंट लोग ये गुप्तचर सेवा में होने चाहिए। चौथे कार्य के रूप में मनु कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। राजा को अर्थव्यवस्था का संचालन करना होता है और उस पर नियंत्रण भी बनाए रखना होता है। तो इसके लिए मनु कहते हैं कि राजा को चाहिए कि वो भौतिक और आर्थिक समृद्धि की वृद्धि के प्रयत्न करे, यानी प्रजा ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे, संपन्न बने, अर्थव्यवस्था अच्छी बनी रहे, भौतिक संसाधनों की जो भी आवश्यकता है वो पूरी होती रहे, सुख समृद्धि बढ़ती रहे, इसके प्रयत्न राजा को करने चाहिए। और यदि कृषि उत्पादन होता है तो कृषि उत्पादन अच्छा हो, फसल अच्छी हो, यदि कोई समस्या है, किसानों की समस्या है, कृषि की समस्या है, तो उनका समाधान भी राजा को करना चाहिए, यानी इस ओर भी राजा को ध्यान देना चाहिए और व्यापार का संचालन भी राजा को करना चाहिए। इसके साथ साथ वो जो भी आर्थिक अपराध होते हैं उन आर्थिक अपराधों से प्रजा की रक्षा करे। आर्थिक अपराध में मनु कहते हैं कि जैसे मिलावट करना, सामान में मिलावट करना या सामान को कम तोलना या अधिक मूल्य लेना, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेना, तो इन आर्थिक अपराधों से भी राजा जो है वो प्रजा की रक्षा करे, यानी ये सारे अपराध करने वालों को दंड दिया जाना चाहिए ताकि प्रजा की रक्षा हो सके। पांचवा कार्य वो बताते हैं सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह करना। सामाजिक व्यवस्था में मनु जो है वो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं कि समाज में 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों के अपने निर्धारित कार्य है। तो मनु कहते हैं कि राजा इस बात का ध्यान रखे कि प्रत्येक वर्ण अपने वर्णानुसार कार्य करे और इसके साथ साथ समाज में जो 4 आश्रम की व्यवस्था अपनाई गई, आश्रम व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, फिर गृहस्थ आश्रम आता है, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है और उसके बाद संन्यास आश्रम होता है। 25-25 सालों की अवधि के ये चारों क्रमशः आश्रम होते हैं, व्यक्ति इनमें क्रमशः प्रवेश करता है। तो राजा ध्यान रखे कि कोई भी व्यक्ति आश्रम व्यवस्था को भंग नहीं करे और आश्रम व्यवस्था के अनुसार ही जीवन को व्यतीत करे। छठा कार्य राजा को जो बताया गया है वो न्याय की व्यवस्था करना। राजा न्याय की व्यवस्था करे, इसके लिए वो मत्स्य न्याय को समाप्त करे। मत्स्य न्याय में क्या होता है कि जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उससे बड़ी मछली उसको खा जाएगी, फिर उससे बड़ी उसको खा जाएगी, ऐसा नहीं हो। यानी गरीब व्यक्ति जो है हमेशा शोषित होता रहे, अमीर व्यक्ति उसका शोषण करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कोई अपराध करे, जो भी कोई गलती करे, उसे सजा दी जानी चाहिए और इस तरह से सजा देने का अधिकार भी राजा को स्वयं के पास रखना चाहिए। इसके लिए योग्य अधिकारियों की नियुक्ति, दंडाधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए, यानी राजा भी अनैतिक या अधर्म पर आधारित जो कार्य है वो नहीं करे, उसे न्याय करना है तो नीति एवं धर्म पर आधारित रख करके न्याय करना होगा। और इसके साथ साथ उसे कुछ लोगों को दंड देना होगा। किन लोगों को? जो कि जुआरी हैं, धोखेबाज हैं, दुष्ट है या कोई गलत चिकित्सा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी राजा को दंड देना चाहिए या जुर्माना करने की आवश्यकता है तो जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसी जरूरत होती है वैसा दंड या जुर्माना दिया जा सकता है। अंतिम कार्य के रूप में आता है परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना, यानी राजा का कार्य है कि वो दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने राष्ट्र के संबंधों का संचालन करे, यानी किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी करनी है, इस बात को वो हमेशा ध्यान रखे। और इसके साथ साथ वो ये भी ध्यान रखे कि जिनको भी वो मित्र समझता है वो मित्र समय पर उसकी मदद करने को आ सकते हों या आते हों। ऐसा नहीं हो कि दिखावटी मित्र हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो अनावश्यक युद्ध ही करता रहे, नहीं, अनावश्यक युद्ध नहीं किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ राज्य का सम्मान भी कम नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दुश्मन आक्रमण ही कर दे तो राजा पहले समर्पण कर दे, नहीं,
फिर उसे युद्ध करना भी चाहिए, यानी राज्य का सम्मान बचाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ उसे यज्ञ करने चाहिए, अश्वमेध यज्ञ का, विश्वजीत यज्ञ करने चाहिए। कुल मिलाकर के मनु ये कहते हैं कि राजा जो है वो प्रजा का पिता के समान रक्षण करे। जैसे एक पिता अपने संतान का रक्षण करता है, उसका पालन पोषण करता है, वैसे ही राजा जो है प्रजा का पिता के समान रक्षण करे। तो ये थे मनु के विचार, जो वो राजा के बारे में, राजा की स्थिति के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था में राजा की स्थिति के बारे में और राजा का कार्य या कार्यक्षेत्र के बारे में व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।